किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 56 भाग्य की फिक्र। भाग्य हैरानी से सामने की तरफ देख रहा था। भाग्य के सामने हाथों में नोटपैड लिए प्रिया खड़ी थी। भाग्य हैरान होता हुआ प्रिया को देखता है और कहता है, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए कहती, क्या मतलब क्या कर रही हूँ सर, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ अपनी। भाग्य हैरानी से कहता है, जॉब? प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, जी सर, आज से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। भाग्य अपनी चेयर से खड़ा होता है और गंभीर हो कहता है, व्हाट? मेरी पर्सनल असिस्टेंट? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई और ये जॉब तुम्हें कैसे मिली? तभी राहुल अंदर आता है और भाग्य से कहता है, क्या मतलब कैसे मिली? जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ को मिली है वैसे ही से मिली है। इसने इंटरव्यू क्रैक किया है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया है और इसे ये जो अपनी काबिलियत से मिली है। भाग्य हैरानी से प्रिया को देखता है तो प्रिया मुस्कुराते हुए भाग्य और राहुल को देखती है और कहती, जी सर, मुझे ये जॉब मेरी काबिलियत से मिली है और मैंने ट्रेनिंग पीरियड पूरा किया है। आप चाहे तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। भाग्य अपनी चेयर पर बैठते हुए, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। प्रिया भाग्य के केबिन से चली जाती है। अब केबिन में बस भाग्य और राहुल ही बचे थे। राहुल चेयर पर बैठता है तो भाग्य के भाव बदल जाते हैं और वह राहुल को देखकर एक सख्त लहजे में कहता है, प्रिया को इस पोस्ट पर तूने हायर किया है ना? राहुल एक बेचारा समूह बनाते हुए भाग्य से कहता, भाग्य तूने ऐसा सोचा? तुझे लगता है प्रिया को इस पोस्ट पर मैंने हायर किया है? तुझे लगता है कि प्रिया को मैंने जानबूझकर जो पोजीशन दी ताकि वो तेरे आसपास रह सके और तेरी बातें भाभी तक पहुंचा सके? मेरे भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है तो स्माइल विद हॉर्न्स बिल्कुल सही लगता है। और इसी के साथ राहुल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। भाग्य ने में अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, क्या जरूरत है ये सब करने की? सही वक्त आने पर मैं खुद श्री से बात करूंगा। राहुल कहता है, हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं? तू अपने तरीके से बात कर, हम अपने तरीके से बात करेंगे। राहुल ये बोलकर चला जाता है और भाग्य राहुल की बातों को सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिया वापस आती है और भाग्य को उसका शेड्यूल बताती है। तारांकिन। दूसरी तरफ जूही का सारा टाइम आराम करने में गुजर रहा था। जाता भी क्यों नहीं, घर में नौकरानी तो मौजूद थी पाउटिंग। अब जब तक विवेक जूही को लेने नहीं आता था तब तक जूही फुल मौज कर सकती थी। वैसे भी वह अपने ससुराल में ज़्यादा कुछ करती नहीं थी, पर यहाँ तो उसे पूरी आज़ादी थी। जूही सोफे पर बैठे फिल्म देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। देखती है एक अननोन नंबर है। जूही फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। सामने से कोई था जिसने जूही को किसी मूवी के कास्टिंग के लिए कॉल किया था। जूही यह सुनते ही खुश हो जाती है और उछलते हुए अपने कमरे में जाती है। जी सर जी, मैं बिल्कुल आपकी मूवी में काम करूंगी। आप बताएं मुझे ऑडिशन के लिए कब आना है? सामने से शख्स ने कुछ कहा। जूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, सर शॉर्ट ड्रेसेस पहनने तक तो ठीक है, पर यह बोल्ड सीन। सामने से शख्स ने कहा, देखिए मैडम, स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है और हमें जिस तरीके की एक्ट्रेस चाहिए आप उसके लिए बिल्कुल फिट है। अगर आप ये रोल कर सकती है तो बता दीजिए, वरना मार्केट में और भी लोग हैं जो इस रोल को हंसते हंसते करेंगे। अगर आप ये करने में कंफर्टेबल है तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आ जाइएगा। फ़ोन कटते ही जूही अपने विचारों में थी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और वैसे भी फिल्मों में आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है। अल्पविराम। शाम को अपना काम खत्म करके प्रिया श्री के घर जाती है। श्री प्रिया से मिलकर बहुत खुश होती है। उसे इस समय सच में किसी दोस्त की जरूरत थी। प्रिया श्री के साथ उसके कमरे में बैठी थी। श्री ने चाय का कप सामने रखते हुए प्रिया को देखा और पूछा, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद आई है और तेरा काम कैसा चल रहा है? प्रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए ऐसा फील किया जैसे कि उसने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ रखी है। ममम, यार श्री, सच कहूँ
दुनिया का बेशकीमती पकवान एक तरफ और तेरे हाथ की चाय तरफ। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात है तो रोज आ जाया कर, रोज तुझे अपने हाथ की बनाई चाय पिला दूंगी। प्रिया ने कप नीचे रखते हुए एक अफसोस के साथ, यार अगर जयदेव मेंशन होता तो तुझे ये बात कहने की जरूरत ही नहीं, पर इस घर में तो मेरी भूत भी ना आए, पता नहीं तू कैसे आ गई। श्री ने अपना चेहरा घुमाते हुए, यार मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्रिया ने भी कहा, हाँ ठीक है मत कर बात, तुम मुझे बस इतना बता कि तू घर वापस कब जा रही है। श्री ने सकुचाई आवाज में कहा, पता नहीं, शायद अभी नहीं, पता नहीं मैं वापस जाऊंगी भी या नहीं। प्रिया ने खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या, वापस नहीं जाएगी तो क्या सारी जिंदगी मायके में बैठी रहेगी। और मामा जी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें तेरे घर छोड़ने के बारे में कुछ पता ही। 1-2 दिन की बात होगी तो शायद वह भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन लंबे समय तक तो वह भी पूछेंगे कि दामाद जी कब आएंगे। तब क्या बोलेगी कि मैं अपने पति का घर छोड़कर आ गई। श्री ने कहा, हाँ तो और क्या करूं मैं, उस झूठे इंसान के पास वापस चली जाऊं जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्रिया ने भी चलाते हुए कहा, कोई धोखा नहीं दिया है उन्होंने तुझे, बस तूने उन्हें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं हो सकता, और आधा सच पूरे सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार उन्हें कुछ कहने का मौका तो दे, हो सकता है बात कुछ और हो। श्री अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती, मुझे कोई मौका नहीं देना है अब उन्हें, और तुम्हें भी इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सही समय देख आने पर मामाजी को खुद ही सब कुछ बता दूंगी। जैसा पहले रहती थी वैसे ही रहने दूंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मामी के ताने ही तो सुनने को मिलेंगे, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। प्रिया श्री को समझा रही थी, पर श्री समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इतने में प्रिया का फोन बजता है। प्रिया अपना फोन देखती है और उसे उठाते हुए सामने से हेलो कहती है। कोई प्रिया से बात करता है तो प्रिया अपने चेहरे को गंभीर करते हुए कहती, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब वापस जाए लेकिन कल फिर आ जाएगा। सामने से कोई कुछ कहता है तो प्रिया गंभीर होते हुए कहती, हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर भूखे तो नहीं रहने दे सकते ना। ठीक है, आज उन्होंने खाना वापस भिजवा दिया है, कल हम फिर कोशिश करेंगे, क्या पता कल ना भिजवाए। प्रिया फोन रख देती है। श्री थोड़ी सकुचाई प्रिया से कहती है, किसने खाना भिजवा दिया है। प्रिया बेफिक्री के साथ कहती है, अरे कुछ नहीं यार, वह भाग्य जीजू, भाग्य ने खाना वापस भिजवा दिया है। ये सुनते ही श्री के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरानी से पूछती हैं, फ्लश्ड, तू कहना क्या चाहती है, मैं समझी नहीं। प्रिया बेड पर अपने दोनों हाथ फैलाकर बैठते हुए कहती है, अरे जाने दे यार, जब तेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही है। श्री अपने दुपट्टे के कोने को मोड़ते हुए कहती है, हाँ ठीक है, पर पता तो चले बात क्या है, क्योंकि मैं परेशान नहीं हूँ, पर तू तो परेशान हो रही है ना। प्रिया चेहरा घुमाकर अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाती है और फिर उसे जल्दी से छुपाते हुए श्री से कहती है, मैं कैसे परेशान ना हूँ, वो मेरे बॉस है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और उनकी मॉर्निंग कॉफ़ी और लंच का ध्यान रखना मेरा काम है। पर मैं क्या करूँ यार, भाग्य जीजू के लिए जब भी खाना ऑर्डर करती हूँ वो वापस भिजवा देते हैं। श्री का अब मन खबर होने लगा था, वो भाग्य की आदत वह जानती थी। प्रिया झट से बैठती है और कहती है, अल्पविराम डॉट, अब तू ही बता, सुबह से शाम तक इंसान कॉफ़ी पर कैसे रह सकता है। ये किसी को सीखना हो तो हमारे भाग्य जीजू उसे सीखिए, सुबह से शाम तक बस कॉफ़ी मंगाते रहेंगे। लंच के लिए पूछती हूँ तो मना कर देते हैं, कहते हैं उन्हें भूख नहीं। अरे भूख कहाँ से होगी जब 4 कप कॉफ़ी तो सुबह ही पी गए हैं। श्री थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में, सुबह सुबह 4 कप कॉफ़ी, अपनी सेहत के बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या। श्री प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, तुम उन्हें इतनी कॉफ़ी देती ही क्यों हो, मना कर दिया करो।
और अगर वह खाना खाने से मना करते हैं, तूने थोड़ा डांट के, धमका के, बोला करो खाना खाने के लिए, ऐसे तो वह बीमार पड़ जाएंगे। प्रिया मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रही थी। लग गया तीर निशाने पर प्रिया ये श्री के मुंह पर नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे को गंभीर करते हुए कहा, श्री मैडम वह मेरे बॉस है, मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, उनके ऑर्डर फॉलो करना ही मेरा काम है। ऐसा सेक्रेटरी मैं सिर्फ उनके लिए खाना ऑर्डर कर सकती हूँ, उन्हें जबरदस्ती खिला नहीं सकती। वह मेरा काम नहीं है, वह तेरा काम है। ऐसा कहने पर श्री प्रिया को घूर कर देखती है तो प्रिया अपनी बात संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है, मुझे जितना बोला जाता है, मैं तो उतना ही करती हूँ। श्री कुछ सोचने लगती है। प्रिया श्री के मन में चल रही हलचल को महसूस कर सकती थी, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपना पर्स उठाया और कहा, अच्छा अब मैं चलती, सुबह ऑफिस भी जाना है। तू अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय। प्रिया ने देखा श्री कुछ नहीं बोल रही है, वह अभी भी कुछ सोच रही है, तो प्रिया दबे पैर वहां से निकल गई क्योंकि वह जिस काम के लिए आई थी वह तो हो चुका है। अगले दिन सुबह प्रिया जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर आई। उसने अपने फ़ोन से कैब बुक की। जैसे ही वह घर के बाहर आती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके घर के बाहर श्री खड़ी थी। प्रिया हैरानी से श्री को देखकर कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? श्री थोड़ी सकूची कहती है, वह मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। प्रिया कहती है, हाँ तो बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर चल, बैठकर बातें करते हैं। श्री कहती है, अरे नहीं, तुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, हम फिर कभी बैठेंगे। प्रिया देखती है श्री के हाथ में एक पैकेट है। वो उस पैकेट के अंदर क्या है ये तो प्रिया ने नहीं देखा, लेकिन उस पैकेट को देखकर अंदाजा लगा सकती थी कि अंदर क्या हो सकता है, और ये देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन में कहती है, झूठी कहीं की, कह रही है बस यहाँ से गुजर रही थी तो मुझसे मिलने आ गई, साफ साफ नहीं कह सकती थी कि जीजा जी की फिक्र हो रही थी, और होगी भी कैसे नहीं। कल मैंने तुम्हारे मन में चिंताओं का बीज बो कराई थी, उसका फल मिलना तो तय था। प्रिया ने अनजान बनते हुए श्री से कहा, तेरे हाथ में क्या है? श्री थोड़ा इधर उधर देखती है और फिर उससे पैकेट को आगे करते हुए कहती है, तू ऑफिस जा रही है ना, तो ये तेरा लंच है। मुझे लगा तुझे भूख लगी होगी तो मैं तेरे लिए लंच बना देती हूँ। प्रिया अपनी एक आंख छोटी करते हुए कहती है, तू मेरी फ्रेंड है या मेरी माँ है? श्री को पता था कि प्रिया ये सवाल जरूर करेगी, पर फिर भी उसने बात पलटते हुए कहा, क्यों, क्या मैं तेरी फ्रेंड हूँ कि तेरे लिए ये नहीं कर सकती क्या? जरूरी है कि यह सब बस परिवार वाले ही करें? प्रिया कहती है, नहीं जरूरी तो नहीं है, फ्रेंड भी कर सकती है, पर तू तो बस यहाँ से गुजर रही थी ना, तो बस यूं ही गुजरती हुई मेरे लिए लंच बनाकर ले आई। टंग आउट। बेचारी श्री, उसे तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, और फीमेल पनखड़ी 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 57 आंखों देखा भी झूठ होता है। श्री की चोरी पकड़ी गई थी, पर फिर भी उसने बात घुमाते हुए कहा, तेरे दिमाग जितना चलाओ इतना दिमाग नहीं है मेरे पास, लंच लेना है या नहीं, या मैं जाऊं यहाँ से? प्रिया ने सोचा आप ज़्यादा बहस की तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने पैकेट पकड़ते हुए कहा, गुस्सा क्यों हो रही है? मैं समझ गई तुम मेरी दोस्त के रूप में मेरी माँ है। मम्मी भी मुझे ऐसे डांट कर खिलाती थी। फिर प्रिया उस पैकेट को ऊपर उठाती है और तराजू की तरह तोलते हुए कहती है, यार श्री, मैं किया तुझे हाथी नजर आती हूँ, इतना सारा खाना पैक कर दिया। श्री कहती है, हाँ तो तू अकेली थोड़ी ना होगी। प्रिया एक शैतानी मुस्कान लिए श्री को देखती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, अच्छा तो क्या, इस खाने से मैं ऑफिस में भंडारा करूंगी। श्री अब चीर जाती है और प्रिया से कहती है, हाँ कर लेना भंडारा, और अपने आसपास वालों को भी खिला देना। श्री को मालूम था प्रिया उसके मजे लेने के एक मौका नहीं छोड़ेगी, इसलिए उस पलटकर जल्दी से जाते हुए वह कहती है, सारा खाना फिनिश करियो और बाकी सबको भी कह दिया।
प्रिया श्री को जाता हुआ देखकर हंसती रह जाती है। दोपहर का वक्त, भाग्य का ऑफिस। भाग्य, राहुल और प्रिया इस समय एक मीटिंग रूम में थे। सुबह से लेकर अब तक उन सबको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। भाग्य का एक नया शोरूम ओपन होने वाला था जिसके लिए वर्कलोड ज्यादा हो गया था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तीनों बोर्ड मीटिंग की कुर्सी पर बैठ गए। भाग्य ने कसके अपना सर दबा लिया और प्रिया को कहा, प्रिया कॉफी ले आओ। राहुल ने कहा, मेरे लिए भी। प्रिया घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, सर लंच टाइम हो गया है, अभी कॉफी पिएंगे तो भूख मर जाएगी। मैं लंच ले आती हूँ। राहुल कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अभी वैसे भी कॉफी का टाइम नहीं है, भूख भी लग रही है, तुम लंच ही ले आओ। भाग्य कुछ कहता इससे पहले ही प्रिया उठकर कैबिनेट से बाहर चली जाती है। भाग्य और राहुल भी अब कुर्सी से उठते हैं और फाइल लेते हुए भाग्य के केबिन में आते हुए कहते हैं, तुम और प्रिया लंच करके जल्दी से आ जाना, मुझे प्रोजेक्ट डिटेल्स और बात करनी है। राहुल भी भाग्य के केबिन में आते हुए कहता है, हाँ तो वह तो हम खाना खाते हुए भी कर सकते हैं ना। भाग्य कहता है, नहीं तुम प्रिया के साथ लंच कर लो, मुझे भूख नहीं है। तभी प्रिया केबिन में आ जाती है और वह भाग्य को ये कहता सुन लेती है। प्रिया टिफिन टेबल पर रखते हुए मन में कहती है, एक बार खाना खा कर तो देखिए, अपने आप भूख लग जाएगी। प्रिया आंखों से कुछ इशारा करती है तो राहुल भाग्य को पकड़ते हुए जल्दी से सोफे के पास लाता है और बैठते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुझे भूख नहीं है तो हम तुझे थोड़ा सा देंगे ताकि तू बस हमें कंपनी दे सके, पर प्लीज यार जब तक हम दोनों खाना खा रहे हैं ना तुम्हारे साथ बैठा है। प्रिया जल्दी से प्लेट निकालती है और टिफिन खोलती है। प्रिया ने पहला टिफिन का कंटेनर खोला और उसके साथ ही उस खुशबू ने भाग्य के मन को अपने वश में कर लिया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो इस खुशबू को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए धीरे से श्री, राहुल ने मुस्कुराते हुए प्रिया को कोहनी मारी और भाग्य की तरफ देखने को कहा। भाग्य को देखकर प्रिया भी मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी से प्लेट लगाई और भाग्य की तरफ कर दी। इतने दिनों बाद उसे श्री के हाथ का खाना मिल रहा था। उसने तो कहा कि उसे भूख नहीं है। राहुल और प्रिया एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और अपनी प्लेट में रखे उस एक रोटी को टंग आउट। उन दोनों ने अभी तक एक रोटी भी नहीं खाई थी और यह भाग्य की 8वीं रोटी थी। टीयर्स ऑफ जॉय। प्रिया धीरे से राहुल के कान में कहती है, भूख नहीं थी तो 8 रोटियां खा गए, भूख होती तो लगता है कैंटीन भी खाली करो तो देते। राहुल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अच्छा है, हमारा प्लान काम कर रहा है, प्लान बी पर गौर करना है। प्रिया भी मुस्कुराते हुए हमें जवाब देती है। 3 दिन और गुजर गए थे। श्री किसी ना किसी बहाने से प्रिया को लंच पकड़ा दिया करती थी। उस दिन के बाद से प्रिया ने कभी श्री से कोई सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप लंच ले आती थी। अब तो भाग्य बार बार घड़ी की तरफ देखकर यही सोचा करता था कि कब लंच टाइम होगा। जूही के मन में अलग ही हलचल चल रही थी और 2 दिन बाद विवेक जूही को लेने आने वाला था। जूही ने जिस फिल्म के लिए हाँ कही थी उसने उन लोगों के साथ जाकर मीटिंग भी कर ली थी और अब वह ये फिल्म करना चाहती थी, पर यह बात वह विवेक और उसके परिवार से कैसे कहे। भाग्य ने सोचा था कि संडे तक श्री को टाइम देते हैं, उसके बाद चाहे श्री की हाँ हो या ना, भाग्य उसे वापस लाकर ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे श्री से कितना ही क्यों ना लड़ना पड़े। पर अब वह श्री को ज्यादा दिन खुद से दूर नहीं रख सकता। लेकिन राहुल ने कुछ और सोच रखा था और उसे इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देना था, क्योंकि वह भाग्य को अब और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था। उसने जल्दी से प्रिया के साथ मिलकर इस बात का पता लगाया कि श्री से वह अकेले में कब बात कर सकता है। प्रिया ने राहुल को बताया कि श्री कल मंदिर जाएगी और यह वक्त सबसे सही होगा उससे बात करने के लिए, क्योंकि मंदिर जाने का शौक ना तो मामी को था और ना ही जूही को। श्री का मन बहुत घबरा रहा था। इन दिनों उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
जैसे कुछ बुरा होने वाला। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा। पर फिर भी श्री अपने मन की तसल्ली के लिए आज मंदिर आई थी। वो काफी देर मंदिर में बैठी रही और अपने बारे में सोचती रही, या यूं कहूं कि भगवान से अपने बारे में सवाल कर रही थी। उसके माता पिता के जाने के बाद एक भगवान ही तो था, जिसके सामने वह अपना हर दुख, अपना हर दर्द, अपनी हर तकलीफ बयां कर सकती थी। पर पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ हुआ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने भी उसे मुंह मोड़ लिया है। बहुत देर तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं, तो निराश होकर मंदिर से खड़ी होती है और बाहर आती है। श्री मंदिर के प्रांगण से होते हुए आ ही रही थी कि इतने में एक लड़की उसके सामने आती है और आप श्री जी है ना? अपने सामने एक अनजान लड़की को देखकर श्री हैरान हो जाती है, पर फिर भी वो हमें अपना सर हिलाती है। श्री कहती है, जी कहिए। वो लड़की की श्री से कहती है, आप जरा एक तरफ आएंगे। श्री हैरानी से उस लड़की को देख रही थी, तो वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, हमारी किस्मत से तो भगवान भी नाराज हैं। यहाँ किसी ने हमें देख लिया तो खमक बखेड़ा खड़ा होगा, इसलिए आप थोड़ा एक तरफ आइए, हमें आपसे बात करनी है। श्री हैरानी से उस लड़की को देखती है और उसके पीछे चल देती ही। वो लड़की एक हाथ से इशारा करती है तो श्री देखती है वहां पर 5-7 और लड़कियां खड़ी है। श्री इस लड़की के साथ उसके पास जाती है। सभी लड़कियों ने सिंपल सूट सलवार पहना था और कुछ ने साड़ी पहनी थी। श्री उनके पास जाती है और वो लड़की मुस्कुराते हुए श्री से कहती है, शुक्रिया हमारी बात मानने के लिए। श्री हैरानी से उन सभी लड़कियों को देख रही थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो श्री कहती है, कौन है आप लोग और मुझसे क्या बात करनी है आप सबको? तभी श्री के कानों में राहुल की आवाज आती, ये वही लड़कियां हैं जो भाग्य के पास आई थी। श्री देखती है तो राहुल सामने से चला रहा था। राहुल को देखकर श्री हैरानी से कहती, राहुल भैया आप? राहुल श्री और उन लड़कियों के पास आता है और श्री को देख के कहता है, भाभी एक बार जानने की तो कोशिश की होती कि सच क्या है और झूठ क्या है। श्री हैरानी से राहुल को देखकर कहती, क्या मतलब? राहुल अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए श्री को देखता है और कहता है, भाभी आपने भाग्य का घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि शादी से पहले भाग्य प्रोस्टिट्यूट को अपने पास बुलाता था। राहुल के इस सवाल पर श्री अपनी नज़र झुका लेती है और उसकी आंखों में गीलापन उतर आता है और वह उसे कहती है, नहीं बुलाते थे क्या? राहुल वैसे ही मुस्कुराते हुए श्री को देखकर कहता, झूठ नहीं कहूँगा आपसे, बिल्कुल बुलाते थे। राहुल के ये बोलने पर श्री के आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल तक का सफ़र तय कर लेती है। श्री को इस तरीके से देख राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वह आगे बोला, भाभी कभी कभी पूरा सच जान लेना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद राहुल उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए, ये वह लड़कियां हैं जिनके साथ भाग्य ने वक्त बिताया है। राहुल की बात पर श्री अपनी भीगी पलकों के साथ उन सभी लड़कियों को देख रही थी जो अपने चेहरे पर एक अलग मुस्कान लिए उसे देख रही थी। श्री राहुल की तरफ देखती है और कहती है, पेंसिव फेस मुझे घर जाना है। तभी एक लड़की श्री के सामने आ गए आती है और उसे रोकते हुए कहती, मैडम आप घर जरूर जाएंगे, पर हम दिल से चाहते हैं कि आप अपने घर जाए। भाग्य सर के पास वापस। श्री हैरानी से उस लड़की को देख रही थी कि तभी एक दूसरी लड़की श्री के पास आती है और कहती, देखिए ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सर के पास वापस चली जाए, वह बहुत अच्छे हैं। श्री हैरानी से उन लड़की को देख रही थी। तभी एक और लड़की आगे आती है और कहती, मंदिर में तो भगवान अंदर है, पर हमारे लिए तो भाग्य सर ही भगवान है। अगर वह यहाँ मौजूद होते तो ये सौभाग्य हमें जरूर मिलता, पर हम सबके लिए आप भी उतनी ही मायने रखती है जितनी भाग्य सर। ऐसा कहते हुए वह सारी लड़कियां एक दूसरे को देखती है और एक साथ श्री के पैरों के नीचे बैठ जाती है। उन सबको अपने पैरों पर झुकता देख श्री बहुत हैरान होती। फ्लश्ड।
श्री हैरानी से राहुल को देखती है तो राहुल अपने दोनों हाथ बांधे मुस्कुराते हुए श्री को देख रहा था। श्री को कुछ समझ में नहीं आया तो राहुल आगे आता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। श्री हैरानी से उन लड़कियों को देख रही थी जो अभी भी उसके पैरों के पास सर झुकाए बैठी थी। श्री उनसे कहती, आप मुझे शर्मिंदा कर रही है, प्लीज खड़ी हो जाइए। श्री के ऐसा कहने पर वह सारी लड़कियां खड़ी हो जाती है। श्री उस लड़की को देखकर कहती, ये सब क्या है? तो एक लड़की कहती है, जिसने हमें एक नया जीवन दिया, उनके पैर छूने का तो हमें अधिकार है नहीं। सोचा आपके पैर छूकर यह जीवन सफल कर ले। श्री अभी भी हैरानी से उन सब को देख रही थी तो राहुल श्री को देखकर कहता है, भाग्य ने लड़कियों को अपने पास बुलाया जरूर था, पर उसने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। श्री हैरानी से राहुल को देखती है तो राहुल कहता ही, भाग्य को इंसोम्निया है, उसे रात में नींद नहीं आती है, या यूं कह ले कि कई रातों तक जाग जाग कर उसे बीमारी लग गई है कि वह चाह कर भी सो नहीं पाता है। भाभी भाग्य बचपन से अकेला रहा है और वह अक्सर रातों में जागा है, इसीलिए उसे यह बीमारी लगी है। पर यह बीमारी तब और गहरी हो जाती है जब भाग्य का दिमाग उसे सोने के लिए कहता है, पर उसका शरीर सोने में उसका साथ नहीं देता है। तब भाग्य को बस कुछ घंटे की सुकून की तलाश रहती है, जिसके लिए वह किसी पर्सिस्टिट्यूट को हायर करता है ताकि बस कुछ समय सुकून से सो सके। लेकिन उसकी इस कुछ घंटे की सुकून के बदले वह उन लड़कियों को एक नया जीवन देता। गलत काम और नर्क की जिंदगी में जी रही लड़कियों को भाग्य उन्हें वहां से बाहर निकालता है, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देता है। भाग्य अच्छी तरह से जानता है कि एक अच्छी जिंदगी की कीमत किसी इंसान की जिंदगी में क्या मायने रखती है। राहुल की बातों से श्री की आंखें गीली हो गई थी और अब उसका मन भी रो रहा था। वह एक नज़र उन लड़कियों को देखती है तो एक लड़की आगे आते हुए, मैडम सर ने हम सब को बुलाया जरूर था, पर उन्होंने हम में से किसी को हाथ तक नहीं लगाया, और यहाँ तक कि उन्होंने तो हमें उस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकालकर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। आज हम सब एक एनजीओ में रहती हैं और अपनी मेहनत से काम करती हैं। हमें उस भगवान पर भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे लिए भाग्य सर ही हमारे भगवान हैं। फिर वह सारी लड़कियां एक साथ हाथ जोड़ लेती है और श्री से, प्लीज मैडम आप सर के पास वापस चली जाइए। चैप्टर 58 भाग्य किसी लड़की के साथ। श्री रसोई में खड़े होकर खाना बना रही और इस समय उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। कल मंदिर में लड़कियों के साथ उसकी जो भी बात हुई थी, वह सारी एक एक करके किसी फिल्म की तरह श्री के मन में चल रहे थे। आज जूही को लेने के लिए विवेक, विनीता और विनीता के पापा आए हुए हैं। श्री ने जल्दी से मेहमानों के लिए खाना बनाया और टेबल पर खाना लगाती। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर इन सब में श्री शामिल नहीं थी। उसे यह चिंता हो रही थी कि भाग्य दोपहर का खाना कहाँ खाएगा, क्योंकि आज संडे है और ऑफिस बंद है। इतने दिनों से उसने भाग्य से बात भी नहीं की थी और न ही भाग्य ने उसे फोन किया था। ये बात उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। श्री छत की मुंडेरी पर खड़े होकर अपने ही विचारों में थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, सोचा नहीं था कि मेरी बात का इतना असर होगा तुम पर कि तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी। श्री पीछे पलटकर देखती है तो सामने विनीता खड़ी थी। श्री ने विनीता को देखकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह वैसे ही सामने देखने लगी तो विनीता चलते हुए उसके पास आती है और उसके बगल में खड़े होते हुए कहती है, तुम्हें समझदार ज्यादा कहूँ या बेवकूफ़? श्री हैरानी से विनीता को देखती है और कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? विनीता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, यही कि तुमने भाग्य को छोड़कर अपनी जिंदगी में समझदारी का काम किया है या बेवकूफ़ी का। मतलब देखा जाए तो एक तरह से यह सही भी है। भाग्य जैसे धोखेबाज इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा, पर उसे छोड़कर तुम मायके आ जाओगी, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत की है तुमने। श्री अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए और विनीता की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है,
विनीता जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं सकते हैं। विनीता के चेहरे की हवाएं उड़ गई और वह हैरानी से श्री को देखती है तो वह श्री आगे कहती है, मैं और भाग्य जी अलग जरूर हुए हैं, पर हम अभी भी पति पत्नी है। पर आप अपना बताइए, मैंने सुना है आपने राहुल भैया को डिवोर्स दे दिया है। इन दिनों आप भी अपने मायके में ही रह रही है ना? विनीता का चेहरा गुस्से में भर गया था। श्री ने आगे कहा, वैसे तो मुझे आपके और आपके पारिवारिक मामले से कोई लेना देना नहीं है, पर एक छोटा सा ज्ञान देती हूँ आपको। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की वजह आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगी ना तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूसरों को आपकी बर्बादी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वह तो मजे लेकर चले जाएंगे। विनीता एक तिरछी मुस्कान के साथ श्री को देखती है और कहती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मायका तुम अपने तरीके से देखो। और वैसे भी भाग्य जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तुमसे पहले किसी का सगा था और ना तुम्हारे बाद। विनीता का ये कहना श्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री ने गुस्से में विनीता से कहा, भाग्य जी कैसे हैं कैसे नहीं वह मैं देख लूंगी, आप अपना देखिए, क्योंकि आपने तो अपना घर एक गलतफहमी की वजह से तोड़ दिया। राहुल भैया और प्रिया पर आपने शक किया, जबकि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। विनीता अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती, अब उनका कोई रिश्ता है या नहीं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से मैं डिवोर्स फाइल कर चुकी हूँ। और वैसे भी इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता, जैसे भाग्य ने अपनी फितरत नहीं बदली। श्री थोड़ा हैरानी से कहती है, क्या मतलब है आपका? विनीता कहती है, कम ऑन श्री, तुम इतनी भी बोली नहीं हो, तुम अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। भाग्य को लड़कियों का शौक है, तुमसे पहले भी कई लड़कियां आई हैं उसकी जिंदगी में। जब तुमसे पहले आई है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाद उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी? श्री ने गुस्से में विनीता से कहा, अपनी जबान को लगाम दीजिए विनीता जी, आप जूही की ननंद है, बस इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। भाग्य जी और मेरे बीच कितनी गलतफहमियां क्यों ना हो, लेकिन इतना तो मैं उन्हें जानती ही हूँ। विनीता ने श्री का मजाक उड़ाते हुए, तुमसे पहले मैं भाग्य को जानती, और यह भी अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी आदतें क्या क्या है। अरे भाई, जब बीवी घर पर नहीं है तो आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी और के पास जा रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है। और वैसे भी अब तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। श्री ने गुस्से में देखते हुए कहा, आप क्या कहना चाहती हैं साफ साफ बताइए। विनीता हैरानी से कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं ही बता। तुम्हारा भाग्य होटल पैराडाइज के रूम नंबर 1101 में किसी लड़की के साथ है। श्री ने गुस्से में तेल मिलाते हुए कहा, झूठ है पाउटिंग। विनीता ने बेफिक्री से कहा, ये बात उतनी ही सच है जितना इस समय हम दोनों का यहाँ मौजूद होना। श्री ने गुस्से में, आपको कैसे पता? विनीता ने कहा, मैं किसी काम से कल होटल पैराडाइज गई थी, वहाँ मुझे लिफ्ट के पास भाग्य दिखे। मुझे एक पल के लिए लगा वह धोखा है, पर ध्यान से देखने पर वह भाग्य ही थी। पहली नज़र में तो मैंने भाग्य को इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने जो देखा वह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक लड़की आई और आकर भाग्य की गले लग गई, और भाग्य ने भी उसे अपने गले से लगाया था। उसके बाद वह दोनों लोग रिसेप्शन पर आए, वहां से एक रूम बुक किया। भाग्य उस लड़की को लेकर लिफ्ट में चला गया। उनके जाने के बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट ने से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर गेस्ट है और रूम भाग्य के नाम पर बुक हुआ है। मैंने भी उन दोनों का पीछा किया और उसके बाद मैंने देखा वह दोनों एक रूम में चले गए हैं। श्री के हाथ पैर कांप गए थे, उसका दिल घबरा रहा था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसका दिल कह रहा था कि यह सब झूठ है, विनीता ने बकवास किया है। विनीता अपने दोनों हाथ बांधते हुए श्री से कहती है, देखो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है,
पर भाग्य मुझे शुरू से ही अच्छा इंसान नहीं लगता है। बीवी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या चली गई, ये तो कहीं और ही रंगलियां मनाने लगा। और तुम ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाह रही हो, मैं तो कहती हूँ। इसके आगे कुछ कहती श्री ने अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। श्री की आंखें लाल हो गई और उसने उन लाल आंखों से विनीता को घूरते हुए कहा, जूही तैयार हो गई है, आप सबको अपने घर जाना होगा। विनीता श्री की उन लाल आंखों से थोड़ी घबरा गई, इसलिए उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। श्री के हाथ पैर फूलने लगे थे। वह जल्दी से अपने कमरे में आती है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर एक सांस में पी लेती है। श्री की बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसने जल्दी से फोन निकाला और प्रिया को कॉल मिला। संडे था तो वो देर तक सो रही थी। श्री की कॉल से प्रिया उठती है तो श्री उससे डायरेक्ट पूछती है, प्रिया सच बता कल भाग्य जी ऑफिस में थे ना? प्रिया जो कि आधी नींद में थी, उसे पहली बार में तो श्री का सवाल ही समझ में नहीं आया था। वह नींद में कहती है, क्या बोल रही है? कौन कहा था? श्री चिल्लाते हुए प्रिया से कहती है। प्रिया होश में आ और मुझे बता कि कल भाग्य जी ऑफिस में थे ना, तो उनके साथ थी ना? श्री की इस तरह चिल्लाने पर प्रिया का सारी नींद पूरी हो जाती है और उठकर बैठते हुए कहती है, श्री क्या बात है, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? श्री प्रिया की किसी बात का जवाब नहीं देती और अपनी बात दोहराते हुए कहती है, पहले तुम मुझे ये बता कि भाग्य जी कल पूरे दिन ऑफिस में थी ना तेरे साथ? प्रिया कुछ सोचते हुए कहती है, जीजू ऑफिस में तो थे, पर लंच टाइम के बाद वो कहीं चले गए थे। उन्हें एक कॉल आया और उसके बाद वह हड़बड़ी में निकल गए। अब कहाँ गए ये वो किसी को बताकर नहीं गए थे। प्रिया की ये बताने पर श्री के मन में रह रहकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। श्री जल्दी से अलमारी की तरफ जाती है और अपने कपड़े निकालकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में श्री तैयार होती है और घर से बाहर जाने को होती है कि इतने में मामा जी उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे श्री कहाँ जा रही हो? वह श्री अपनी चप्पल पहनते हुए कहाँ है? मामा जी मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, आपसे आकर बात करती हूँ। श्री जल्दबाजी में घर से बाहर निकलती है और ऑटो पकड़कर होटल पैराडाइज के लिए निकल जाती है। श्री होटल के अंदर जाती है और हर एक बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। श्री को याद आता है कि विनीता ने उसे रूम नंबर बताया था, 1101। श्री लिफ्ट से होते हुए 11 फ्लोर पर जाती है और लिफ्ट खोलने के साथ वह खुद से कहती है, विनीत जी ने बस बकवास की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना भाग्य जी नहीं होंगे। श्री खुद को तसल्ली तो दे रही थी पर मन के किसी कोने में एक डर अभी भी जिंदा था। श्री रूम नंबर 1101 के सामने पहुंचती है। उस दरवाजे को देखते हुए श्री के सामने अपने और भाग्य के साथ बिताए वह सारे पल याद आ जाते हैं। श्री अपना हाथ उठाती है बेल बजाने के लिए, लेकिन उसके हाथ जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वह पिछले 15 मिनट से दरवाजे पर खड़ी उस नंबर को घूर रही थी जिस पर लिखा था 1101। श्री ने अपने मन में इतनी देर में कई तरह के विचारों को नकार दिया था, पर श्री का डर फिर भी उसके ऊपर हावी हो रहा था। श्री ने बहुत हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और फाइनली उसने उस दरवाजे पर लगी डोरबेल को बजा दिया। डोरबेल बजते ही उसके कानों में एक आहट आई जैसे कि कोई दरवाजा खोलने आ रहा हो, और इस बढ़ते पल के साथ उसके दिल की धड़कन भी रुक गई थी। और अगले ही पल दरवाजा एक झटके से दरवाजा खुलता है। खुलते दरवाजे के साथ श्री की सांसें भी रुक गई थी। श्री ने सामने देखा तो उसकी आंखों में एक खालीपन देख रहा था। सामने एक 22 साल की लड़की खड़ी थी। गोल सा चेहरा, लेकिन अट्रैक्टिव फेस कट, लिप्स पर मैट कलर की लिपस्टिक लगाई थी, कानों में ईयररिंग्स और शोल्डर तक हेयर कट। लड़की ने वन पीस ड्रेस पहनी थी जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर सूट कर रहा था। दिखने में तो वह लड़की इंडिया नहीं लग रही थी, पर अपने फीचर से वो फॉरेनर्स लग रही थी। उसने श्री को देखा और कहा, यस। श्री ने हैरानी से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वह कमरे के अंदर झांकने लगी।
उसे कमरे के अंदर झांकता देख वह लड़की श्री से कहती है, हेलो मैडम, किसे मिलना है आपको? श्री ने उस लड़की की बातों को नज़रअंदाज किया और वह लगातार कमरे में इधर उधर झांक रही थी। उसका ये करते ही वह लड़की खींच गई और श्री के ऊपर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई? और ऐसे मेरे रूम के अंदर क्यों झांक रही हो? श्री ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह वैसे ही दरवाजे पर खड़ी रही। लड़की श्री को देखती है और कहती है, अब तुम मुझे परेशान कर रही। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे रिसेप्शन पर फ़ोन करके तुम्हारी कंप्लेंट करनी होगी। लड़की फ़ोन के पास जाती है। अब तक श्री ने उस कमरे को हर तरीके से देख लिया था और वहाँ भाग्य नहीं था। ये जानकर उसके मन को बहुत तसल्ली मिलती है और वह अपने दिल पर हाथ रखकर मन में कहती है, भाग्य जी यहाँ नहीं है, विनीता बस मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। तब तक वह लड़की अपना रिसीवर उठा चुकी थी। श्री वापस जाने के लिए मरती है कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है, पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। च 59 गॉडफादर, तुम्हारे बॉस बेसन में पानी नहीं आ रहा है, रिसेप्शन से बोलकर इसे जल्दी ठीक करवा लो। श्री के कदम जो आगे बढ़ने के लिए उठे थे वह अपनी जगह पर ही ठहर गए। यह आवाज भाग्य की थी। श्री इस आवाज को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। फ्लश्ड, और वह जल्दी से पीछे पलट कर देख, फ्लश्ड, हाँ ये भाग्य ही था। वह बाथरूम से बाहर आया था और उसके हाथ में एक छोटा सा टावल था जिससे वह अपने हाथों को साफ कर रहा था। श्री हैरानी से भाग्य को देखती है। उसके दिल में इस समय टीस से उठी थी। वो लड़की जब उस कमरे में मौजूद थी, उसके हाथ में रिसीवर था। उसने भाग्य को बाथरूम से बाहर आते देखा और कहा, हाँ मैं होटल स्टाफ को फ़ोन करने वाली थी। तभी भाग्य की नज़र दरवाजे पर खड़ी श्री पर जाती है जो हैरानी से उसे देख रही थी। फ्लश्ड, श्री को वहां देखकर भाग्य को 440 वोल्ट का झटका लगता है। एक डर ने उसके दिल में घर कर लिया था। वह श्री को वहां देखकर बहुत घबरा गया। श्री की भीगी पलकें उसके डर को सही साबित कर रही थी। श्री अपनी जगह पर खड़ी थी, ना वो हिल रही थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रही थी। भाग्य ने वो टॉवल बेड पर फेंक दिया और तेज कदमों से चलते हुए श्री के पास आ गया। उसने श्री को देखा और घबराते हुए, तुम यहाँ? श्री तुम ये कैसी आई? भाग्य के शब्दों में उसकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। भाग्य ने कहा, तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत समझना, मैं यहाँ। फ्लश्ड, इसके आगे के शब्द भाग्य के मुंह में ही जबत हो गए थे क्योंकि श्री भाग्य के सीने से लग चुकी थी। उसने कसके भाग्य को जकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मुझे घर जाना है। क्राइंग। भाग्य के हाथ हवा में थे और वह लड़की जो उस कमरे में मौजूद थी वह हैरानी से भाग्य और श्री को देख रही थी, या यूं कहें कि उनको समझने की कोशिश कर रही थी। श्री के आंखों से आंसू बह रहे थे और यह भाग्य को अपनी शर्त से पता चल रहा था। भाग्य के सीने में मुंह छुपाए श्री के आंसू लगातार बह रहे थे। भाग्य ने उसे दूर करना चाहा, उसे कुछ बताना चाहा, लेकिन श्री ने उसे इतनी कसके पकड़ा हुआ था कि भाग्य अपनी जगह से भी नहीं मिल पा रहा था। अंत में हारकर भाग्य ने श्री की चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। श्री धीरे धीरे से सिसकते हुए कह रही थी, घर चले, मुझे घर जाना है, प्लीज घर चलिए, मुझे घर ले चलिए। श्री का कांपता शरीर भाग्य को महसूस हो रहा था। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह से एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। भाग्य ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा जो कमरे में मौजूद हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। भाग्य ने उसे देखते हुए अपने चेहरे पर बहुत ही गिल्ट के साथ कहा, सॉरी। भाग्य के सॉरी कहने पर भी उस लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। पर इस समय भाग्य को श्री को संभालना था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ न कहते हुए श्री को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और श्री ने भी भाग्य के गले के आसपास अपने हाथ लपेट दिए।
भाग्य श्री को लेकर उस होटल रूम से बाहर आ गया। उसे इस समय श्री की फिक्र हो रही थी, इतनी कि वह अपना कोट लेना भी भूल गया। उस लड़की की नज़र सोफे पर जाती है, जहां पर भाग्य का कोट ऐसे ही पड़ा हुआ था। भाग्य उसे होटल के कमरे में ऐसे ही छोड़कर चला गया। रूम में खड़ी लड़की ने सोचा कि वो लड़की भाग्य के लिए इतने मायने रखती थी कि वो उसके लिए अपना कोट भी नहीं ले गया। भाग्य श्री को अपनी बाहों में लेते हुए होटल के बाहर आता है। ड्राइवर जब भाग्य के साथ श्री को देखता है तो जल्दी से बैकसीट का दरवाजा ओपन कर देता है। भाग्य श्री को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी मैंशन की ले जाता है। पूरे रास्ते श्री का सुबकना कम नहीं हुआ था। वह भले ही थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन वो रह रहकर एक सिसकी भर ले रही थी। भाग्य ने एक हाथ से श्री को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से उसके सर को सहला रहा था, जिससे वह शांत हो जाए। जैसे ही उनकी गाड़ी मैंशन पहुंचती है, ड्राइवर जल्दी गाड़ी से बाहर निकलता है और सीट का दरवाजा खोल देता है, क्राइंग। भाग्य श्री को लेकर गाड़ी से बाहर आता है। उसने अभी भी श्री को गोद में उठा रखा था। यशोदा आंटी जब भाग्य और श्री को देखती है तो खुश हो जाती है, पर वह श्री को भाग्य की गोद में हैरान होते हुए देख रही थी। भाग्य ने यशोदा आंटी को आंखों से शांत रहने का इशारा किया। यशोदा आंटी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और भाग्य श्री को लेकर सीधे कमरे में चला गया। भाग्य ने धीरे से श्री को बेड पर बिठाया, पर श्री ने अभी भी भाग्य की शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह उसे छोड़ेगी और भाग्य अभी गायब हो जाएगा। भाग्य ने देखा श्री उसके शर्ट नहीं छोड़ रही है, तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप श्री के पास ही बैठा रहा। भाग्य श्री के सर को सहला रहा था, तभी उसका फोन बजता है जो उसकी पैंट की जेब में था। भाग्य एक हाथ से श्री को संभालते हुए अपने जेब से फोन निकालता है तो देखता है यह मामा जी की कॉल थी। श्री अभी भी भाग्य की शर्ट को पकड़े हुए उसके सीने से लगे हुए अपनी आंखें बंद करके पड़ी थी। भाग्य ने फोन रिसीव किया और कान पर लगाते हुए कहा, नमस्ते मामा जी। जी कहिए। घर से मामा जी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, बेटा श्री जल्दबाजी में कहीं गई थी, अब तक घर नहीं आई और वह अपने फोन भी घर भूल गई है। मुझे फिक्र हो रही है उसकी। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही है, पर इतनी जल्दबाजी में निकली है कि कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है वह कहाँ है? भाग्य ने एक नज़र श्री को देखा और मामा जी से, मामा जी आप परेशान मत होइए, श्री मेरे साथ है, हम घर आ गए हैं। मामा जी की फिक्र अब जाकर कम हुई, पर उन्होंने कहा, अरे अगर श्री घर ही जा रही थी तो बता कर जाती, यहाँ पर सबको परेशान कर दिया। चलो अच्छा है जूही भी आज अपने घर चली और श्री भी तुम्हारे साथ है, अब जाकर मेरी परेशानी कम हुई। लेकिन बेटा श्री अपना सामान नहीं लेकर गई है और ऐसे अचानक तुम्हारे साथ घर चली, एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया। भाग्य ने कहा, हाँ वह मुझसे मिलने ही आई थी, उसके बाद मैं उसे घर ले आया। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों घर पहुंच गए हैं और श्री मेरे साथ ही। और जहां तक बात रही सामान की, तो उसके लिए मैं किसी सर्वेंट को भेज दूंगा, वह श्री का सामान ले आएगा। मामा जी ने ठीक है बोलकर फोन रख। श्री अभी भी भाग्य के सीने से वैसे ही लगी हुई थी, तो भाग्य ने भी उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। श्री और भाग्य बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे। भाग्य के मन में बहुत कुछ चल रहा। श्री ने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ होटल के एक कमरे में देख लिया था। श्री के मन में इस समय क्या बात है, भाग्य को जाननी थी। क्या वह उसे गलत समझ रही? और समझी भी तो क्यों ना, उसने अपनी आंखों से देखा था। भाग्य का मन बहुत घबरा रहा था। श्री उसके सीने से लगी शांत बैठी हुई थी। अब उसका रोना बंद हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी और भाग्य को ये बात और ज्यादा बेचैन कर रही। उसने धीरे से श्री का नाम दिया, श्री। हम श्री ने बस इतना ही कहा, पर वह भाग्य के सीने से अलग नहीं हुई। भाग्य ने धीरे से श्री को खुद से अलग किया और इस बार श्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और चुपचाप सीधी होकर बैठ गई। भाग्य ने श्री से पूछा, तुम गुस्सा हो मुझसे, नाराज हो?
श्री का सर हल्का झुका हुआ था और उसकी पलकें नीचे झुकी हुई थी और उसने वैसे ही अपना सर नामे हिला दिया। पेंसिव फेस। भाग्य ने कहा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुमने मुझे किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में देखा है? श्री ने अपनी पलकें उठाए और भाग्य को देखते हुए नामे सर हिला दिया। भाग्य इस बात से हैरान हुआ, पर उसके मन में खुशी की धूम मच रही थी। श्री उसे नाराज नहीं है। पर उसने अपने चेहरे पर खुशी जाहिर न करते हुए कहा, जब तुम्हें ये पता चला था कि शादी से पहले मैं अपने पास लड़कियों को लाता था, तब तो तुम मुझसे बहुत गुस्सा हुई थी, और आज तो तुमने मुझे रंगे हाथ किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में देखा, फिर भी तो मुझसे नाराज नहीं है। श्री ने नामे अपना सर हिलाया और कहा, मैं आपके बारे में पहले जानकर बहुत नाराज हुई थी, और इसी गुस्से में मैं घर छोड़कर भी चली गई थी। पर अब मेरी सारी नाराजगी, सारी शिकायतें खत्म हो गई है, क्योंकि राहुल भैया ने मुझे सब बता दिया है। और यह भी कि आपने उन लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि आपने उन्हें एक नया जीवनदान दिया है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक बात रही आज की, तो अब से आपके कहीं शब्दों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आपका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है, तो इसे मैं अपनी बुरी किस्मत समझूंगी। पेंसिव फेस। श्री के ऐसा कहने पर भाग्य के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। उसने श्री के झुके हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों से उठाया और धीरे से उसके माथे पर एक प्यारा सा किस कर दिया। भाग्य की होठों का स्पर्श पाते ही श्री की आंखें बंद हो गई, और भाग्य ने झुककर उसके दोनों आंखों पर किस कर दिया। श्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो भाग्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। भाग्य ने श्री की आंखों में देखते हुए कहा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम अपने गुस्से के आगे मेरी एक बात नहीं सुन रही थी। और वैसे भी मैं आज शाम को तुम्हें लेने आने ही वाला था। अब इसमें तुम्हारी मर्जी होती या ना होती, पर मैं तुम्हें आज शाम महेश्वरी मेंशन वापस लाकर ही रहता। इसके लिए मुझे तुम्हारा किडनैप ही क्यों ना करना पड़ता। भाग्य के ऐसा कहने पर श्री के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान। भाग्य ने श्री के हाथों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, वो लड़की माहिरा है। श्री ने हैरानी से भाग्य की तरफ। भाग्य ने कहा, उस लड़की का नाम माहिरा खुराना है। श्री अभी भी भाग्य के कहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो भाग्य ने आगे, माहिरा मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर पुरुषोत्तम खुराना की बेटी है। वो कल ही दुबई से यहाँ आई है। मुझे भी उसके आने का अचानक ही पता चला। जब माहिरा मुंबई एयरपोर्ट पर आ चुकी थी, तब मुझे मिस्टर खुराना का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि माहिरा इंडिया आई है। मिस्टर खुराना चाहते हैं कि मैं उसे बिजनेस की बारीकियों से रूबरू करवाऊं। हालांकि यह बात मुझे पहले थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि मिस्टर खुराना खुद इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को बिजनेस सिखाने के लिए मेरे पास भेजा है। मिस्टर खुराना मेरे सबसे बड़े रिटेलर में से एक है। इंडिया से बाहर मेरा जितना भी स्टोर और आउटलेट है, उनमें से 70% मिस्टर खुराना के अंदर आते हैं। एक तरफ से कहा जाए तो कार्बन वॉच का अगर इंटरनेशनल नाम है तो सिर्फ मिस्टर खुराना की वजह से है। और इतना ही नहीं, जब मैं सिर्फ एक मामूली सी घड़ी की दुकान में काम किया करता था, तब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं अपने इस छोटी सी दुकान को किसी ब्रांड में बदल लूँगा। पर वो मिस्टर खुराना ही थे जिन्होंने मुझे मेरी कंपनी स्टेबल करने में सपोर्ट किया। उन्होंने ही मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मेरे सारे स्टोर को विदेशों में फैलाया। वो क्या कहते हैं उसे, गॉडफादर। मिस्टर खुराना ने मुझे बिजनेस की बारीकियों से रूबरू करवाया और एक तरफ से देखा जाए तो वह मेरे गॉडफादर हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं उनके कहने पर माहिरा के लिए मना नहीं कर सका। श्री हैरानी से भाग्य को देखती है और कहती है, अगर वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो आपने माहिरा को होटल में क्यों रखा। भाग्य मुस्कुराते हुए श्री को देखता है और कहता, तो तुम क्या चाहती हो उसे घर ले आता, वो भी तब तुम घर पर नहीं हो। श्री ने भी थोड़ा रूठते हुए कहा, हाँ तो ले ही आते, इससे पहले भी तो लाए हो।
भाग्य ने हंसते हुए कहा, नहीं लाया इस कमरे में और मेरे दिल में आने वाली तुम पहली लड़की हो। इससे पहले जो भी आई है वो मेरे बांद्रा वाले अपार्टमेंट में आई है। श्री अब ज्यादा हैरान हो क्या भाग्य को देखती है तो भाग्य हमें अपना सर हिलाता है। पनखड़ी 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 च 60 माहिरा हमारे साथ रहेगी। भाग्य और श्री काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा बजता है। श्री भाग्य से अलग होती है और कहती है, मैं देखती हूँ। श्री अपना दुपट्टा सही करते हुए दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खुलती है तो सामने यशोदा आंटी खड़ी थी। यशोदा आंटी श्री को देखकर कहती है, बेटा बाहर कोई लड़की आई है। अब तक भाग्य भी दरवाजे पर आ गया था और उसने यशोदा जी को देखकर कहा, लड़की कौन लड़की? यशोदा आंटी ने कहा, वह तो पता नहीं, पर तुम्हारा नाम ले रही है, कह रही है तुमसे मिलना है। भाग्य और श्री हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं तो भाग्य कहता है, चलो चल के देखते हैं। भाग्य श्री को लेकर जैसे ही हाल में आता है वैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी माहिरा पर पड़ती है। माहिरा को यहाँ देखकर एक पल के लिए श्री भी चौंक जाती है और माहिरा भाग्य के साथ किसी लड़की को देखकर वह भी हैरान रह जाती है। भाग्य माहिरा के पास आता है और कहता है, माहिरा तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही है? माहिरा अपने हाथ में पड़ा हुआ भाग्य का कोट उसकी तरफ करते हुए कहती है, भाग्य तुम अपना कोट होटल रूम ही छोड़ आए थे, मैं बस तुम्हें वहीं वापस करने आई थी। भाग्य अपना कोट लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ओह थैंक यू सो मच, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, तुम किसी होटल स्टाफ को भी कह सकती थी। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद माहिरा की नज़र फिर श्री पर जाती है जो बस माहिरा को देखे जा रही थी। भाग्य माहिरा को जब श्री को ऐसे देखा पता है तो वह श्री को आगे लाता है और माहिरा को देखकर कहता है, माहिरा मीट माय वाइफ। श्री माहिरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह लगभग चीखते हुए कहती है, क्या तुम्हारी वाइफ? व्हाट नॉनसेंस, तुमने शादी कब की और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और तुमने डैड को भी कुछ नहीं बताया। माहिरा के ऐसे चिल्लाने पर श्री और भाग्य दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और भाग्य कहता है, हाँ वह मैं किसी को बात नहीं पाया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। माहिरा अभी भी हैरान थी लेकिन फिर उसने कहा, ओके भाग्य, अगर तुमने शादी कर ही ली है तो आई थिंक तुम्हें डैड से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें लेकर कितना सिंसियर रहते हैं। भाग्य हमें सर हिलता है और कहता है, हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मिस्टर खुराना से जल्दी ही बात कर लूँगा। माहिरा हमें सर हिलती है और कहती है, अच्छा ठीक है, अब मुझे यहाँ चलना चाहिए, यू गाइस एंजॉय। ऐसा कहते हुए महिला सोफे के पीछे से अपना ट्रॉली बैग लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। माहिरा के हाथ में ट्रॉली बैग देखकर भाग्य हैरानी से माहिरा को रोकते हुए कहता है, एक मिनट माहिरा, ये तो तुम्हारा सामान है ना, तुम अपना लगेज लेकर क्यों घूम रही हो? माहिरा भाग्य को देखकर कहती है, हाँ यह मेरा ही सामान है, वो मुझे वह होटल रूम कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ पर रहने में कंफर्टेबल भी नहीं थी, इसलिए किसी दूसरी जगह पर जाकर कोई अच्छा रूम देखूंगी। भाग्य कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तुम कहो तो मैं किसी से कह दूं, तुम्हारे लिए होटल सर्च करने में हेल्प कर देगा। माहिरा अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल मैनेज, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा कहते हुए माहिरा अपनी ट्रॉली बैग को खींचते हुए दरवाजे की तरफ जा रही थी कि तभी श्री आगे आता है और माहिरा को रोकते हुए कहती है, माहिरा जी। माहिरा रुक जाती है और पलटकर श्री को देखने लगती है तो श्री कहती है, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं? श्री किस बात पर भाग्य और माहिरा दोनों हैरानी से श्री को देखने लगते हैं तो श्री कहती है,
माना कि मेरा घर कोई 5 स्टार होटल जैसा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हमारे घर पर कोई तकलीफ ना हो। माहिरा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। श्री कहती है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आप भाग्य की दोस्त है और यहाँ पर आपके पिताजी ने भाग्य के भरोसे ही तो आपको भेजा है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आपकी देखभाल करें। ये कहने के बाद श्री भाग्य को देखते हैं और कहती है, क्यों जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? भाग्य के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह ना में सर हिलाता है। भाग्य माहिरा को देखकर कहता है, माहिरा तुम हमारे साथ हमारे घर पर रख सकती हो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। माहिरा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। श्री यशोदा आंटी से कहती है, यशोदा आंटी आप गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए। उसके बाद श्री माहिरा को देखकर कहती है, माहिरा आप थक गई होगी, जाकर आराम कीजिए। जैसे ही डिनर रेडी होता है मैं आपको बुला लूंगी। माहिरा हमें सर हिलती है और यशोदा आंटी माहिरा को लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है। श्री ने यशोदा आंटी की मदद से रात का डिनर तैयार किया। उसने भाग्य को स्टडी रूम से बुलाया और यशोदा आंटी को बोलकर माहिरा को डिनर के लिए बुला लिया। सब एक साथ बैठे हुए थे। भाग्य अपनी कुर्सी पर आकर बैठता है और माहिरा आकर उसके बगल की कुर्सी पर बैठने को होती है कि भाग्य कहता है, माहिरा तुम दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ, यहाँ श्री की जगह है। माहिरा ने एक नज़र श्री को देखा और मुस्कुरा कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। माहिरा भाग्य की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। श्री भाग्य की प्लेट लगा रहे थीं। यशोदा आंटी ने माहिरा को डिनर सर्व किया। श्री ने भाग्य के सामने प्लेट की और एक कटोरी में कड़ी निकालकर भाग्य के सामने रखने को होती है तो माहिरा कहती है, भाग्य को कड़ी पसंद नहीं है। श्री के हाथ रुक जाते हैं। वह हैरानी से भाग्य को देखती है तो भाग्य थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है और वह श्री से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम अच्छा ही बनाती हो, मैं खा लेता हूँ। माहिरा कहती है, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाग्य, जब तुम दुबई आते हो डेड से मिलने के लिए और तब हमारे सेफ खाने में कड़ी बनाते हैं तो तुम तुरंत मना कर देती हो कि तुम्हें कड़ी पसंद नहीं है। और मेरे घर में तो वर्ल्ड के बेस्ट बुक है, जब तुम्हें उन्हें उनके हाथ की कड़ी पसंद नहीं आती तो श्री उनसे अच्छा थोड़ी ना बनाती होगी। श्री के हाथ पीछे हो जाते हैं और वह कटे की कटोरी वापस रख देती है। भाग्य ने थोड़ा सख्ती से माहिरा से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में कितने अच्छे कुक हैं और कितने नहीं, लेकिन श्री खाना बहुत अच्छा बनाती है। माहिरा कहती है, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। श्री एक फीकी हंसी के साथ ना में अपना सर हिलाती है। भाग्य हाथ बढ़ाते हुए उस कटोरी को लेने को होता है और कहता है, मुझे ये खानी है। श्री वापस उस कटोरी को लेती है और अपने पास रखते हुए कहती है, रहने दीजिए ना, जब नहीं पसंद तो क्यों खा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वह भाग्य के प्लेट में सब्जी डालती है। भाग्य देखता है तो उसके प्लेट में श्री ने सब्जी से ही भर दिया था, इतनी कि अब उसमें कड़ी रखने की जगह नहीं थी। भाग्य बेचारा समूह बना कि श्री को देखता है तो श्री उसे खाना खाने का इशारा करती है। आज भाग्य ने सच में बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया था। हाँ, वह श्री के हाथ का लंच भी खाता था जो वानी लेकर आती थी। उसमें उसे श्री के हाथ का स्वाद तो मिलता था, लेकिन श्री उसके सामने नहीं रहती। उसका सिर्फ पेट भरता था, मन नहीं। पर आज उसका पेट और मन दोनों भरा हुआ था। टंग आउट। खाना खाकर माहिरा अपने कमरे में चली जाती और श्री अपने कमरे में। भाग्य को थोड़ा काम था तो वह स्टडी रूम में चला जाता। रात को जब भाग्य कमरे में जाता है तो देखता है कि श्री हेडरेस्ट से खुद को टीका के अपने पैरों को सीधा करके बेड पर बैठी हुई है और उसके हाथ में रिमोट है और वो टीवी के चैनल चेंज कर रही है। भाग्य श्री के पास जाता है। बेड पर बैठते हुए श्री के हाथ से रिमोट साइड टेबल पर रखते हुए कहता है, जब कुछ देखने का मन नहीं कर रहा है तो क्यों टीवी की जान निकाल रही हो।
बंद कर दो ना उसे। श्री अपनी दोनों आईब्रो से करते हुए भाग्य को देखती है और कहती है, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आपको कड़ी पसंद नहीं है। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। श्री अपनी गोद में रखा तकिया बगल में फेंकते हुए कहती है, बहुत बड़ी बात है, मेरे पति को क्या पसंद है क्या नहीं, यह मुझे नहीं, बाहर वाले को पता है। और मैंने इससे पहले भी आपके लिए कितनी बार कड़ी बनाई है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा लेते थे। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे नहीं खाता, तुम इतने प्यार से जो बनाती हो। और पसंद नापसंद तो इंसान का वक्त के साथ बदलता रहता है। श्री फिर भी थोड़ा उखड़े अंदाज में कहती है, वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद आपकी हर पसंद और नापसंद आप मुझे बताएंगे। मैं तो कहती हूँ आप मुझे अपनी पसंद और नापसंद की एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए। भाग्य अजीब नज़रों से श्री को देख बोला, तुम्हें मेरे पसंद और नापसंद के सामान की लिस्ट चाहिए। श्री बड़ी सी हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए, और नहीं तो क्या, वरना माहिरा कल को फिर कुछ ऐसा बोल देगी जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। वह तो मुझसे बेहतर जानती है। भाग्य अपना सर पीट लेता है और श्री को देखकर कहता है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो उसे रहने क्यों दिया यहाँ पर, वो किसी होटल में रह लेती। श्री ने बेचारा समूह बनाते हुए कहा, आप ही ने तो कहा है कि उसके पिता ने आपके बिजनेस में काफ़ी मदद की है और उसके पिता ने उसे दूसरे देश सिर्फ आपके भरोसे भेजा है। बस इसीलिए ही उसे यहाँ रहने के लिए बोल दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपसे पूछे बिना यह फैसला लिया। भाग्य मुस्कुराते हुए ना मैं अपना सर हिलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हें कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम घर की मालकिन हो और यहाँ से जुड़ा हर फैसला तुम्हारा होना चाहिए। श्री मुस्कुराती है और हमें अपना सर हिलाती है। दूसरी तरफ कोई शख्स अपनी स्विंग चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसके हाथ में एक सिगार जल रहा था, पर उससे ज्यादा आग तो उसके दिल में लगी थी। उसके हाथ में एक फ़ोन था। फ़ोन से आती है आवाज़ के साथ उस शख्स का माथा गर्म हो रहा था। उनके दूसरी तरफ से किसी लड़की के सिसकने की आवाज़ आ रही थी।